नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अंश लेकर, जिसका शीर्षक है कुछ बीच का समय। छवि ओ गान और कड़ी ओ कोमल, इन दोनों रचनाओं के बीच के वक्त में बालक नामक बच्चों का महावारी अखबार प्रकाश में आया और एक छोटे से पौधे के गल जाने की तरह वह थोड़े से वक्त में बंद भी हो गया। मेरी दूसरी बहन की बच्चों के लिए सचित्र महावारी का पत्र निकालने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उसने इस तरह के पत्र छपाने की बातचीत शुरू की। उसका पहला ख्याल था कि परिवार के छोटे छोटे बच्चे ही उनके लिए लेख लिखें और वे ही उनको चलावें, लेकिन इस विचार की कामयाबी से सख्त मालूम होने पर वह खुद ही उसकी संपादक बनी। और मुझसे लेखों द्वारा सहायता करने को कहा। इस तरह तब बालक का जन्म हुआ। पहला या दूसरा अंक निकलने के बाद में राजनारायण बाबू से मिलने यूं ही देवघर चला गया। वहाँ थोड़े दिन रहकर मैं लौटा। रास्ते में बड़ी भीड़ थी। किसी तरह डिब्बे में ऊपर की बैठक पर मुझे जगह मिली। मेरे सिर पर ही रोशनी थी। उस पर कोई ढक्कन न होने से उसका तेज उजाला मेरे चेहरे पर पड़ता था। इस कारण मुझे नींद नहीं आई। मैंने विचार किया कि बालक के लिए कोई कहानी लिखूं। कहानी के लिए प्लॉट सोचने का ये ठीक मौका है। मैंने इसके लिए खूब यत्न किया, लेकिन कोई प्लॉट ख्याल में नहीं आया। हाँ, नींद जरूर आ गई। कुछ देर बाद मैंने एक सपना देखा कि एक देव मंदिर की सीढ़ियाँ मारे हुए जीवों के खून से लथपथ हो रही। एक छोटी लड़की अपने पिता के पास खड़ी होकर करुणा भरे शब्दों में पूछ रही है, पिताजी ये क्या हुआ, ये खून कहाँ से आया। उसका पिता भी भीतर ही भीतर बेचैन हो रहा है, लेकिन वह अपनी हालत छिपाकर बच्ची को चुप कराने का यत्न करता है। बस इसके आगे मेरी नींद टूट गई। मुझे कहानी के लिए मसाला मिल गया। यही क्यों मुझे कई कहानियों के लिए इसी तरह के सपने में प्लॉट सूझे हैं। मैंने अपना ये सपना टिपरा के राजा माणिक के चरित्र में मिलाकर कहानी लिख डाली। इसका नाम राजर्षि रखा। यह बालक में क्रमशः छपी। ऐसी मेरी जिंदगी का ये वक्त चिंता से बिल्कुल रहित था। मेरे पीछे किसी भी तरह की चिंता नहीं थी। मेरी इस जिंदगी के लेखों या कहानियों में किसी भी तरह की चिंता दिखलाई नहीं पड़ती। जिंदगी रूपी राह के राहगीरों के झुंड में मैं अब तक शामिल नहीं हुआ था। मैं तो इस तरह राह की ओर अपनी खिड़की से झांक कर देखने वाला मात्र था। मुझे अपनी खिड़की में से इधर से उधर अपने कामों के लिए आने जाने वाले लोग दिखलाई पड़ते थे और मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ देखता रहता था। हाँ, बीच बीच में बसंत या बरसात की मौसम परवाना लिए मेरे कमरे में घुस आते और कुछ समय तक मेरे पास ही रहते। मुझसे न केवल मौसम का ही रिश्ता होता, लेकिन कभी कभी सागर में भटकने वाले लंगर सहित जहाज के समान कितने ही लोग मेरी इस छोटी सी कोठरी पर हमला करते और उनमें से कुछ लोग मेरे अनुभवहीनता से फ़ायदा उठाकर अनेक तरकीबन लड़ाकर अपना काम बना लेने का यत्न भी किया करते थे। असल में देखा जाए तो मेरे द्वारा अपना काम बना लेने के लिए उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी न थी, क्योंकि एक तो मुझ में जैसी चाहिए वैसी गंभीरता नहीं थी और दूसरा मैं कोमल हृदय था। मेरी अपनी ज़रूरतें बहुत थोड़ी थी। मेरा रहन सहन बिल्कुल सादा था और भरोसे तथा बेभरोसे वाले लोगों को पहचानने की कला मुझे बिल्कुल ही मालूम न थी। कई बार मेरी ये समझ हो जाती थी कि मैं छात्रों में जो फीस की सहायता देता हूँ उसकी इन्हें इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उनकी पढ़ी हुई किताबों की। एक दफ़ा एक लंबे बालों वाला जवान अपनी बहन की एक चिट्ठी लेकर मेरे पास आया। उस चिट्ठी में लिखा था, इस जवान की सौतेली माँ से बहुत कष्ट देती है, इसीलिए इसको मैं अपने आश्रम में रखूं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उस जवान के विषय में जो कुछ लिखा गया या कहा गया था वह सब झूठ था। बहन झूठी, सौतेली माँ और सब कुछ झूठ। मालूम नहीं उसे इतने झगड़े करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अरे, उड़ न सकने वाले पंछी के शिकार के लिए अचूक हथियार चलाने की भला क्या ज़रूरत है। दूसरी बार इस तरह का एक युवा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीए कर रहा हूँ, लेकिन दिमागी रोग हो जाने के कारण इम्तहान देने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। चिकित्सा में दखल न होने के कारण मुझे ये नहीं सूझता
कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। कुछ वक्त उसी ने कहा कि आपकी स्त्री गए जन्म की मेरी माँ है। मुझे ऐसा सपना आया है। मुझे यदि उनका चरणामृत पीने को मिले तो मैं अच्छा हो जाऊँ। इस बात पर वह अपना भरोसा जताने लगा। जब उसने देखा कि मुझ पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा, तब आखिर में हंसते हंसते उसने कहा कि शायद ऐसी बातों पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी। मैंने जवाब दिया कि इस बात का मेरी श्रद्धा से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुझे यदि ये भरोसा है तो इससे तुम्हें फ़ायदा होगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम बैठो, कहकर मैंने अपनी स्त्री के पैरों का चरणामृत लाकर दे दिया। जल लेने के बाद उसने कहा, अब मुझे तबीयत ठीक मालूम होती है। पानी के बाद अनाज की बारी आती है। यहाँ भी वही हुआ और खाने की इच्छा जाहिर कर वह मेरी कोठरी में जम गया। आखिर उसकी ढीठता यहाँ तक बढ़ गई कि वह मेरी कोठरी में ही रहने लगा और अपने सगे संबंधियों को इकट्ठा कर बीड़ी सिगरेट के सम्मेलन करने लगा। आखिर में धुआं से भरी उस कोठरी में से मुझे ही भागना पड़ा। उसने अपने कामों से बेशक ये साबित कर दिया कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसका दिमाग निर्बल जरूर नहीं था। इस घटना ने उक्त युवा के मेरे पुत्र होने के बारे में पूरा भरोसा करा दिया। इस घटना से मैं समझता हूँ कि मेरा यश भी बहुत फैल गया था। तभी तो कुछ दिनों बाद मुझे फिर एक लड़की का, मेरी स्त्री से गए जन्म की लड़की का खत मिला। लेकिन इस बार तो मैंने दिल थाम कर अमन के साथ इस बात को टाल ही दिया। इन दिनों श्री सचिंद्र मजूमदार से मेरा रिश्ता तेजी से बढ़ रहा था। हर दिन शाम को प्रिय बाबू और श्री सचिंद्र मेरे पास इस छोटी सी कोठरी में आते और हम लोग बहुत रात बीते तक साहित्य और संगीत की मनमानी चर्चा किया करते। कई बार तो इस तरह के वाद विवाद में दिन भर लग जाता। बात यह है कि इस समय तक मेरी ज़िंदगी की कोई रूपरेखा नहीं बनी थी। इस कारण उसे खास और बलवान रूप भी न मिल सका। यही कारण है कि मेरी ज़िंदगी शरद की तरह सत्व रहित और हल्के बादलों के समान मारी मारी फिरती थी। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार।